बच्चों हमारा नेक्स्ट वीडियो है अबाउट, नाम पढ़ सकते हैं आप, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कौन सी एनर्जी आपको भी पता है, चार्ज स्टोर हुए। पोटेंशियल के चैप्टर में आपने पढ़ा, जब एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो हर चार्ज दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, और ऐसा करने पर इस सिस्टम के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ऐसे कई क्वेश्चन आपने किए पिछले पार्ट में, पोटेंशियल के चैप्टर में। जब हमारे पास चार चार्जेस थे, तीन चार्जेस थे, मैं कहता था एनर्जी निकालो, आप पेयरिंग करते थे कि हर चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ एसोसिएशन है, जिसके कारण हम एनर्जी कैलकुलेट करते थे। बट अब कैपेसिटर की प्लेटों पे तो बहुत सारा चार्ज आ गया। अब कैपेसिटर की प्लेटों पे बहुत सारा चार्ज आ गया, तो ये चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और चार्ज जब एक दूसरे के पास होते हैं, पेरिफेरी में होते हैं, तो इनकी इंटरेक्शन से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पैदा करते हैं। लेकिन इस पर मैं पेयरिंग वाले कंसेप्ट नहीं लगा पाऊंगा, बिकॉज नंबर ऑफ चार्जेस आर वेरी वेरी लार्ज। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर? अब आपको फिर वही पता है कि अगर मेरे को किसी भी तरीके से एनर्जी का कंसेप्ट समझ ना आए कि हाँ ये कहाँ से निकाले एनर्जी, तो हमारे पास एक तरीका है जो +1 के कंसेप्ट में हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए यूज करते रहे हैं, और वो क्या है? वर्क डन। अगर यहाँ चार्ज स्टोर हुआ है तो इस चार्ज को स्टोर करने में किसी का वर्क डन तो लगा होगा, तो क्यों ना इस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हम सोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लें। और हमें पता है यही वर्क डन सिस्टम में एनर्जी को चेंज करता है। तो आओ कैलकुलेट करें आर्टिकल वाइज कि इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है। तो बच्चों आओ फिर चार्ज की इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की कोई इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करें, क्योंकि सीधे तरीके से तो हम कर नहीं सकते। और जैसे मैंने आपको बताया, हम एनर्जी, बच्चों ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम वो कंसेप्ट यूज करने लगे हैं जो हम बार बार करते हैं। हम वर्क डन से शुरू करेंगे। बच्चों मान लो किसी इंस्टेंट के ऊपर आपके कैपेसिटर पे क्यू नाम का चार्ज ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। ध्यान देना, क्यू नाम का चार्ज ऑलरेडी स्टोर है, मतलब वहां पर Q/C नाम का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी है। अब बताएं, जब हम यहाँ पर चार्ज स्टोरेज की बात करते हैं और सेल जिसका पोटेंशियल थोड़ा सा अभी हाई है, तो बच्चों बताएं वो जब चार्ज भेजता है, तो मेरा क्वेश्चन है जो सेल चार्ज भेज रहा है, बताएं क्या वो उस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद जाना चाहता है? नहीं। आपको पता है जब आपका हाई पोटेंशियल का सोर्स आपके चार्ज को कैपेसिटर की तरफ सेंड करता है, तो ध्यान देना कैपेसिटर को चार्ज सेंड करने के लिए सेल को उसे जबरदस्ती भेजना पड़ता है, मतलब वर्क डन करना पड़ता है। अब वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, फिर दोबारा सोचें। मेरे पास इस कैपेसिटर पे ऑलरेडी कोई चार्ज स्टोर है, सेल चाहता है मैं और चार्ज भेजूं इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, सेल चाहता है मैं और चार्ज भेजूं, खुद तो जाएगा नहीं, इसका मतलब सेल क्या करेगा? डेफिनेटली कोई वर्क करेगा, क्योंकि अगर सेल वर्क नहीं करेगा तो ये चार्ज इसके ऊपर जाके कभी बैठेगा भी तो नहीं। इसका मतलब हर फर्दर चार्ज को भेजने के लिए सेल को वर्क करना पड़ता है। अब ध्यान दें, एक चार्ज इसके ऊपर आके बैठ गया, इसका पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, सेल फिर चार्ज भेजेगा, लेकिन सेल का ये चार्ज जो यहां से जाएगा अपने आप तो नहीं जाएगा कैपेसिटर की तरफ, सेल को उसे पुश करने में वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब हमें ये आर्टिकल वर्क डन से ही स्टार्ट करना। तो बच्चों ध्यान देना, मान लो हम इस वर्क डन को कैलकुलेट करने लगे हैं, मान लो हम अपने सेल से, सोर्स से dq नाम का चार्ज सेट करने लगे। डेफिनेशन कहती है वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों टेल मी, इस बार जिस चार्ज को मैं सेल की तरफ से भेज रहा हूं, बताएं उसका नाम क्या है? dq। कौन सा पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट है? डेल्टा v। हमने बेसिक डेफिनेशन का यूज किया। टेल मी, क्या मैं अपने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिखूं? क्या
वैल्यू हम ऑलरेडी लिख नहीं चुके। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों तरफ इस कहानी में इंटीग्रेट नहीं कर दूं। इंटीग्रेट करूंगा तो डेफिनेटली स्टार्टिंग से लेकर फुली चार्ज होने तक की कोई लिमिट दूंगा। यहां से आपका कांस्टेंट बाहर आ गया है। बच्चों टेल मी क्यू की पावर क्या है 1। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पावर में एक ऊपर लिख के और आप लिमिट को ऐसे लिखेंगे। अब आपको पता है मेरे पास यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज होगा। क्या आप बता सकते हैं आपकी बैटरी में चार्ज स्टोर कराने के लिए टोटल वर्क डन कितना किया? Q²/2C वर्क डन, सेल का वर्क डन। सेल ने तो वर्क डन कर दिया, लेकिन हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्सेस कहती हैं ये वर्क डन गया कहाँ? और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है यही वर्क डन जो आपका सेल करता है वो उस सिस्टम में आप वर्क कर देते हैं और यही वर्क डन उस सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर लास्ट लाइन में समझाएंगे दिस वर्क डन, मैं बोल भी देता हूँ आप लिख भी लेना, दिस वर्क डन by the cell to push the charges over the capacitor. This work done of the cell will store in the system as electrostatic potential energy, and the formula for energy is Q square divided by twice of C. Very important article for school. आर्टिकल के बाद इवन आर्टिकल खत्म है, लेकिन आर्टिकल के बाद कुछ बातों पे गौर करें। क्या आपका फार्मूला ये आ गया जिसका नाम है Q² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C। अब इसे टैकल करने के अलग अलग मेथड होते हैं। आपने पढ़ा कैपेसिटर के ऊपर आखिरी चार्ज जो स्टोर हुआ है उसका नाम है कैपिटल Q, और आप उसी तरह से Q=C डेल्टा V लिख सकते हैं। मतलब अपने इस फार्मूले में अगर आप कैपिटल Q को C और V लिख सके, मैं आपको फिर बता दूं ये V नहीं है डेल्टा V है, तो बच्चों यहाँ से C कट जाएगा। आपको बताना चाहूँगा ये भी वही आंसर है। तो समटाइम कैपेसिटर की एनर्जी के फार्मूले को Q²/2C नहीं हाफ CV² भी कहते हैं। सिचुएशन बेस्ड है, और बच्चों सिचुएशन तो न्यूमेरिकल्स में ही नजर आएगी ना कि कब वो लगाना है कब ये लगाना। इवन इन दिस स्टोरी अगर आपने इसे लिख लिया है हाफ CV² को, हैव ए लुक, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ हाफ CV² को V 2 बार, और इसीलिए तो क्वेश्चन में क्या ये Q का नाम नहीं, इसका मतलब मैं इसको तीसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप इस चीज को देखें तो आपके इस कंसेप्ट के अंदर आपकी एनर्जी के फार्मूलों को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन किस तरीके में कौन सा फार्मूला कब लगेगा? फार्मूले तो तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों फार्मूलों को अप्लाई करना ही तो आर्ट है। इसमें पर्टिकुलर एक और बात का ध्यान रखना, आपको पता है हम जब कैपेसिटर की स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग यहाँ पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्टोरी है। इसका मतलब चार्ज स्टोर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब इस कहानी में एक और बात ध्यान से रखना कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ग्राफ भी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें किसी कंपटीशन में, और इस ग्राफ को आने के बाद कितना मैं इस लाइन के नीचे का यहाँ का शेडेड एरिया कैलकुलेट करूँ। अच्छा टाइमी अगर ये क्यू है तो एरो कलर के अकॉर्डिंगली मैं इसे भी क्यू लिख देता हूँ। बताना अगर मैं एरिया चेक करूँ तो इस ट्राइंगल का एरिया, ये तो ट्राइंगल है, नाम है हाफ द बेस एंड द हाइट। बट कैपेसिटर की स्टोरी कहती है कि क्यू का फार्मूला तो हमें आता है। अब जरा इसे चेक करके देखें कि किसका फार्मूला है, एनर्जी स्टोरी। तो अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, मेरे को उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, द वन वे इज यूज द फार्मूला, अनदर वे इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर, और जितनी लिमिट तक वो वोल्टेज दे के कहे कि यहाँ तक की एनर्जी कैलकुलेट करो, उस एरिया को ड्रॉ करो, उस
एरिया को शेड करो, उसका क्या निकाल लो, एरिया। एरिया मैं फिर लिख देता हूँ, एरिया अंडर क्यूवी ग्राफ, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा ग्राफ है। तो एरिया अंडर क्यूवी ग्राफ से आप डायरेक्टली भी कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चनों को डायरेक्ट देखने में बहुत काम